एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस टाइम क्लासरूम। तो गैस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया हुआ था, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, ठीक है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो मैंने करवा दिया था। सेकंड शिफ्ट का बाकी था, जिसको आज मैं सुबह करवाने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं करवा पाया। ठीक है, तो चलो अभी देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस। लगभग सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस अभी हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अगर कोई भी थे, आप में से अगर कोई हो तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, उसको देख लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन, मतलब सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आज का आपका पहला है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। आसान सा क्वेश्चन था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक आप सभी जानते हो कौन थे, ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1873 में। कहाँ की गई थी अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना पुणे में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है। जिगर शब्द का संबंध किस खेल से था? तो इसका संबंध है बिलियर्ड से। किससे? बिलियर्ड से संबंधित है जिगर शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, द रिपब्लिकन एथिक्स नामक पुस्तक किसके भाषण का संकलन है। अच्छा क्वेश्चन था। द रिपब्लिकन एथिक्स, ये हमारे राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, तो रामनाथ कोविंद, ठीक है, इनके भाषणों का ये संकलन है। अगला क्वेश्चन था आपका, फीमेल के शॉर्टपुट का वजन। देखो, फर्स्ट शिफ्ट में आपका मेल का डिस्कस थ्रो पूछा गया था, वहीं पे सेकंड शिफ्ट में आपका फीमेल का शॉर्टपुट पूछा गया था। तो इसका वजन होता है 4 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शांति नोबेल पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया। मैंने पहले बताया हुआ था आपको नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आया और सेकंड शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा था तो 2 लोगों को मिला था। मारिया रेसा, क्या नाम था उनका? उनका नाम था मारिया रेसा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो थे वो थे दैमित्री। ठीक है, दैमित्री मुरातोव, क्या नाम था इनका? दैमित्री मुरातोव। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, ध्वनि का इकाई। आसान सा क्वेश्चन है, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल होता है ध्वनि का इकाई। अगला क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद। तो या तो अनुच्छेद 40 होगा आपके ऑप्शन में, या अनुच्छेद 243। तो ये देख लेना कौन सा अनुच्छेद था। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2022 का आयोजन स्थल। तो फीफा 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये कतर में आयोजित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, मैंने इसका ट्रिक भी बताया हुआ था कि राक्षस जो होता है वो बहुत विशाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप राक्षस से विशाख विशाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से था। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, नागरिकता का अनुच्छेद। तो आप जानते हो भाग 2, हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जो 5 से 11 तक अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का अफ्रीका में पत्रिका। तो गांधी जी ने अफ्रीका में एक पत्रिका चलाया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और अगर पूछा जाए कभी कब ये चलाया गया था, तो 1900, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद 1903 में ये पत्रिका इन्होंने चलाया था। अगला क्वेश्चन था, राजीव गांधी खेल रत्न की राशि। तो राजीव गांधी खेल रत्न का राशि, यानी राजीव गांधी जो इसका नाम भी अब चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसका राशि कितना होता है। कितना? 25 लाख। ठीक है, कितना इसका राशि है? 25 लाख है। और युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा, शायद फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका था, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अभी तक टोटल 57 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आसान सा क्वेश्चन ये भी था, माउंट बेटन। ठीक है, कौन होंगे? माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, वो लोग राजगोपालाचारी को मारे होंगे। यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा गया। स्वतंत्र भारत के, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले माउंट बेटन ही गवर्नर जनरल बने, फिर उसके बाद राजागोपालाचारी बने थे। उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो भी राजागोपालाचारी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में बीमारी। तो कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये होती है रिकेट्स। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध फुटबॉल से। किस खेल से है ये? फुटबॉल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था आलू में जहरीला पदार्थ। तो आलू में जहरीला पदार्थ क्या पाया जाता है? सोलेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोलेनिन। ठीक है। गलत स्टोरेज की वजह से, या हम लोग अगर गलत तरह से इसको स्टोर करके आलू को रखते हैं, ठीक है, अच्छे टेम्परेचर में इसको मेंटेन करके अगर नहीं रखते हैं, तो इसमें सोलेनिन नामक एक पदार्थ विकसित हो सकता है जो हमारे लिए जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ रखा है। कौन है वो है फायान। ठीक है, फायान। यही तो दो ऐसा क्वेश्चन है, फायान और वेनसांग, जो किसी भी सेट में आपको कहीं पे भी ये मिल जाएगा। उसके बाद है अगला बोर का सिद्धांत। तो बोर के सिद्धांत से ये क्वेश्चन था। ठीक है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, अगर आप लोग एग्जाम दिए हो तो आप सभी को याद होगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। मैं ये बता देता हूँ, शायद रेडियस और एन के बीच में कोई रिलेशन था। तो अगर उस तरह का कोई रिलेशन होगा तो होगा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है। एक्चुअल में जो बोर का रिलेशन है, जो इक्वेशन है, उसको मैं लिख देता हूँ, जो भी आपका था वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। 4πε0, ठीक है, एन स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये होता है जो आपका क्या बोलते हैं बोर का जो इक्वेशन है वो ये है। इससे अब क्या रिलेशन था आप वहाँ से देखकर इसको टिक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2002, ये 2002 नहीं 2022 होगा। ठीक है, कहाँ आयोजित होगा? तो द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन इंडिया में ही होगा। कहाँ होगा? इंडिया में। ठीक है, इंडिया के न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आईएसटी से ये क्वेश्चन था। ठीक है, आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था वो अगर आप सभी को पता है तो आप कर सकते हो। मैं आईएसटी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से पास हुई है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जगह आप जानते हो, इलाहाबाद, यूपी इलाहाबाद, नैनी से ये पास हुई है। ठीक है, या मिर्ज़ापुर भी आपको मिल सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन इससे ये आता है कितने स्टेट से होकर ये गुजरती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन सा 5 राज्य है ये आपको नाम याद रहना चाहिए। ऐसे मैंने ये सेट में भी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो वो 5 स्टेट कौन कौन सा है? एक है आपका यूपी, ठीक है, दूसरा है एमपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। मैंने बताया हुआ था कि ये अब इससे क्वेश्चन बनता है। पहले एक ही क्वेश्चन आता था यूपी से ये गुजरती है, कहाँ से गुजरती है वो, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन आता है कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से वो राज्य हैं जिससे गुजरती है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये भी आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आईएसटी है क्या, किसको कहते हैं? तो 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन बेस्ड है। अगर मेरे पास ऑप्शन आता तो मैं इसको और अच्छे से बता सकता था। ऐसे टूथपेस्ट में बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्लोराइड होता है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा भी कई टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब क्या आपके ऑप्शन में था वहाँ से आप इसको अच्छे से टिक आउट कर सकते हो कि इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि इसमें बैक्टीरिया रोधी या कवक रोधी के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्राई इलेक्ट्रोजैन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो अब क्या ऑप्शन में था आप वहाँ से देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है सितारों के टिमटिमाने का कारण। आप सभी जानते हो क्या होता है? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन जो है वह सितारों के टिमटिमाने का कारण है, या रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करने से क्या होगा? जब आप कभी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करोगे क्या होगा? वो संपीड़ित हो जाएगा, यानी कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा या संपीड़ित हो जाएगा या सट जाएगा एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन था ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। अगला था आपका संसद का कोरम कितना है? आसान सा क्वेश्चन है। 10% या 1/10 संसद का कोरम होता है।
यानी इतने लोगों की आवश्यकता होती है किसी भी संसद के सत्र को चलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूध के पास्चुराइजेशन का समय क्या है, दूध के पास्चुराइजेशन का समय क्या तापमान होता है। अच्छा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है। दूध के पास्चुराइजेशन का, ठीक है, का तापमान क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा, क्या तापमान होता है। अब यहाँ भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या ऑप्शन में था उस पर डिपेंड करेगा। देखो मेनली जो पास्चुराइजेशन होता है वो दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं HT यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और दूसरा होता है UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो HT का जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें दो तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है, यानी दो तरह का टेम्परेचर। एक टेम्परेचर आपका होता है 71 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरा जो इसमें टेम्परेचर होता है वो होता है 62 डिग्री सेल्सियस। अब आपका क्या ऑप्शन में था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ठीक है। 71 डिग्री सेल्सियस पर जब हम हीट करते हैं तो ये मिनिमम 15 सेकेंड के लिए हम लोग 15 सेकेंड के लिए, ठीक है, 15 सेकेंड के लिए हीट करते हैं। और वहीं पे 62 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करेंगे तो इस पर हम 30 मिनट तक हीट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा कि 30 मिनट तक अगर हीट करते हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 15 सेकेंड तक हीट करते हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए। वहीं पे अल्ट्रा है, शायद ये क्वेश्चन आपका था ही नहीं अल्ट्रा है, लेकिन वैसे जान लो अगर अल्ट्रा हाई पे करना होता है तो 138 डिग्री सेल्सियस पर हम 2 सेकेंड के लिए मिनिमम इसको हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सभी में रैपिडली इसको कूल करते हैं। क्या आपका क्वेश्चन था वहाँ पे, आप उससे मैच कर लेना, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन में 71, कुछ बच्चे बोल रहे थे जैसे 71 या 62 कोई भी ऑप्शन में नहीं था, तो जो इससे रिलेटेड होगा वो आप वहाँ पे मतलब इसके आसपास होगा वो आप टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था आयरिश सागर कहाँ स्थित है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है। अब ये भी आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन में था उस पर डिपेंड करेगा। वैसे ये आयरलैंड, ठीक है, कहाँ है ये है आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में ये स्थित है। अब क्या आपके ऑप्शन में था कि आयरिश किस सागर जो है वह कहाँ स्थित है, किसके पास स्थित है, तो या तो आपका ऑप्शन ब्रिटेन होगा या आयरलैंड होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में सहायक तत्व। अब तत्व अगर पूछा है तो क्या होगा, ये होगा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हेल्प करता है थक्का जमने में। ऐसे अगर और भी दूसरी चीज़ें पूछी जाती है तो फाइब्रिनोजेन है वो भी मदद करता है, विटामिन के है वो भी मदद करता है। तो जो आपके ऑप्शंस में होगा वो आप टिक कर लेना, शायद मेरे हिसाब से कैल्शियम वहाँ पे था। अगला क्वेश्चन है किम्बरले हीरा का खदान कहाँ है। किम्बरले हीरा का खदान कहाँ है, ये है साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है। अब कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये भी आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपके ऑप्शन में क्या था मैं बता देता हूँ सारा चीज़, यहाँ से आप उसको अच्छे से टिक आउट कर लेना। अगर आपके ऑप्शन में योटाबाइट था, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में योटाबाइट था, अभी हाल ही में देखो अब हुआ क्या है आपके इस एग्ज़ाम में, आपके इस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम से डायरेक्ट उठा के पूछ लिया गया है। जितना भी आपका वो समाजशास्त्र वाला क्वेश्चन है या कुछ आपके इतिहास के क्वेश्चन है, जो भी आपका था इतिहास का, चलो उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हूबहू नेट जो JRF का एग्ज़ाम होता है उससे आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। और स्टोरेज वाला क्वेश्चन भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में योटाबाइट होता, अब मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या क्या था, योटाबाइट अगर होगा तो आपका सही आंसर वही होगा, क्योंकि सबसे जो अधिक बड़ा स्टोरेज है वह योटाबाइट है। नॉर्मली हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, हम लोग टेराबाइट तक नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है, गीगाबाइट से जस्ट बड़ा टेराबाइट, लेकिन टेराबाइट से कई गुना बड़ा अभी हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, योटाबाइट। और योटाबाइट से जस्ट छोटा होता है जेटाबाइट, ठीक है, योटाबाइट से जस्ट छोटा क्या होता है, जेटाबाइट। तो अब कई एग्जाम में जेटाबाइट और योटाबाइट भी रहता है, तो उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कब हुई। ये भी आपके प्योरली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कई जगह इसका आपको 4 बिलियन मिलेगा, कई जगह 3.5 बिलियन मिलेगा, कई जगह 6 बिलियन मिल सकता है। अब आपके ऑप्शन में क्या था, मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अगर बिलियन में आंसर था तो 3.5 से लेकर 6 बिलियन, ठीक है। अब इसके बीच में ऑप्शन डिपेंड करता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो 4 या 4.5 बिलियन के आसपास होता है। अब बिलियन में था या मिलियन में था ये आप देख लेना एक बार, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय कहाँ से नहीं गुजरती है। अच्छा, यही इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। मैंने अभी बता दिया कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो जो आपके ऑप्शन में होगा एक जहाँ से नहीं गुजरती है आप उसको टिक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन था इनमें 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है, यानी जो भी आपके ऑप्शंस में होंगे इसमें से किसको 2021 का पद्मश्री मिला है। तो टोटल जो है वह कितने लोगों को मिला है, 102 लोगों को पद्मश्री मिला है। अब आपके ऑप्शन में क्या क्या था, ये तो ऑप्शन रहता तो मैं बता सकता था बेटर, ठीक है, लेकिन ऐसे ही 102 लोगों में से किसी का जो बहुत चर्चित नाम है उसमें से किसी का होगा, ठीक है। तो 102 लोगों को मिला था पद्मश्री, और वहीं पे पद्म भूषण और पद्म विभूषण का बात करेंगे तो पद्म विभूषण मिला था 7 लोगों को और पद्म भूषण 10 लोगों को मिला था। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉक पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉक पैटर्न जो होता है उसको फूड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वेव। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आहार जाल, ठीक है, आहार जाल करके कुछ होगा, वही आपका हिंदी का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, फॉस्फो, ठीक है, लिपिड। तो अब आपके ऑप्शन में अगर फॉस्फोलिपिड था तो आपका आंसर यही होगा, फॉस्फोलिपिड। अगर तत्व में से अगर कुछ भी पूछा है तो आपका आंसर फॉस्फोरस होगा, ठीक है। वैसे आप जान लो कि कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और सेटेरॉल से। 3 चीज़ों से बनी होती है। एक बार इसको अगर आप सीखना चाहते हो, ऐसे अगर सिर्फ एक ही चीज़ से आपको मतलब है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो एक और जान लो, इसमें फॉस्फोलिपिड होता है, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, और क्या होता है, और सेटेरॉल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती है जो मिलकर कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन था माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको कर सकते थे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते तो। माइको, आप जानते हो माइको किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये फंगस के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए, फंगस के लिए। माइकोलॉजी फंगस का अध्ययन होता है, तो माइकोटॉक्सिन किससे उत्पादित होगा, फंगस से। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। अगला क्वेश्चन है कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। यह भी आसान सा क्वेश्चन था। कैटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है यह इक्वेडोर में, ठीक है, सॉरी, कहाँ पे स्थित है, इक्वेडोर में कैटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। अगर महादेश आपसे पूछा जाए साउथ अमेरिका में, और पर्वत अगर पूछा जाए किस पर्वत में है, तो ये एंडीज पर्वत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन था रक्त को फिल्टर किया जाता है किस अंग के द्वारा। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे भी अगर ऑप्शन रहता तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से मैं कर पाता। ऐसे रक्त को फिल्टर अगर सिर्फ दिया हुआ है तो 2 अंग है जहाँ से फिल्टर होते हैं, एक है आपका किडनी और दूसरा है स्प्लीन, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में था, अगर पूरा क्वेश्चन आपको याद है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, आप वहाँ से मैच कर लेना। अगर देखो टॉक्सिक मटेरियल कहाँ फिल्टर किए जाते हैं, तो आंसर होगा किडनी, 100%, कोई इसमें डाउट नहीं है। टॉक्सिक मटेरियल फिल्टर किए जाते हैं किडनी में, ठीक है। वहीं पे अगर पुराने कोशिका हैं, जो मृत कोशिका है या जीर्ण शीर्ण कोशिका है, ठीक है, जो कोशिका टूट फूट गया है, उन सब चीज़ों से फिल्टर किया जाता है रक्त को, कहाँ, वो होगा स्प्लीन, ठीक है। अब अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रक्त को फिल्टर कहाँ किया जाता है, तो आपका स्प्लीन या किडनी कुछ भी हो सकता था आंसर, ठीक है। तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या था। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक समूह से संबंधित प्रश्न। अब प्राथमिक समूह से क्या एक प्रश्न संबंधित था, ये एग्जैक्टली मुझे प्रश्न का पता नहीं चल पाया। देखो ये सब क्वेश्चन पूछे जाने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ये हूबहू आपके सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और ये सब नेट में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो 4-5 क्वेश्चन इस तरह के आपके सेट में पूछा गया है, तो शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जो दरोगा के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन था बैक्टीरिया से उत्पन्न के लिए उपयुक्त तापमान। अच्छा, बैक्टीरिया के उत्पन्न के लिए, यानी बैक्टीरिया किस तापमान पर सर्वाधिक ग्रोथ करता है। तो जो आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये सर्वाधिक इसका जो ग्रोथ है वो होता है। ऐसे इसका ग्रोइंग का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 63 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। 5 से नीचे अगर होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, और
63 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन बेस्ट एक्टिव पीरियड 35 से लेकर 37 के बीच में जो भी आपके ऑप्शंस पे रहेंगे, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप इसको टिक आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक देशों में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? एक से अधिक देशों में, अब ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया था, पेंडेमिक, एपिडेमिक और आपका एंडेमिक। ये 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अब साफ साफ यहाँ दिया हुआ है एक से अधिक देश, जहाँ पे भी एक से अधिक देश आ गया वहाँ पे आंसर हो जाएगा पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक। अगर आता कि व्यापक रूप से किसी एक क्षेत्र में फैला हुआ या किसी एक कम्युनिटी में फैला हुआ, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो आपका आंसर होता है एपिडेमिक। वहीं पे अगर ये पूछा जाता कि कोई एक पर्टिकुलर देश में कुछ फैल रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा एंडेमिक। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक में। एपिडेमिक में क्या होगा कि कोई भी एक कम्युनिटी में बहुत अधिक तेजी से ये फैलता है, तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ एक आपको स्पेसिफिकली दे दिया जाए कि एक ही कंट्री में वो फैल रहा है या कंट्री के किसी एक कोने में फैल रहा है, तो आपका एंडेमिक हो जाएगा, जिसका क्षेत्र लिमिटेड हो। और वहीं पे अगर एक से अधिक देश का हम जब भी बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पैंडेमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का गठन या विघटन। अब राज्य विधान परिषद का गठन या विघटन कैसे किया जा सकता है, तो आप जानते हो, इसके लिए सबसे पहले जो जिस राज्य में होना है वहाँ के विधानसभा में बिल पारित किया जाता है। ठीक है, और बिल टोटल 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से बिल पारित होगा कहाँ? विधानसभा में। फिर इसके बाद कहाँ चला जाएगा? इसके बाद चला जाएगा संसद के पास। ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो विधानसभा का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए, 169 के तहत इसका गठन या विघटन किया जाता है और 171 में इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड नवरात्रि के दौरान नॉनवेज बंद कर देता है, यह किसका उदाहरण है? अब ये क्वेश्चन मेरे थोड़ा सा दिमाग से बाहर है, क्या ये क्वेश्चन था, क्या इसका आंसर हो सकता है? आप सभी को अगर इसका आंसर पता है और समझ में आया है तो आप इसको आंसर जरूर करना। ठीक है, ये भी शायद आपके सोशियोलॉजी से ही क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन था, किस दशक यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग कहा गया? अच्छा, किस दशक को, ठीक है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ये कहा गया है? तो ये तो आप सभी ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, 2021 से लेकर 30 के दशक को क्या कहा गया है? यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। अगला है 2021 फिल्म फेयर बेस्ट निदेशक। 2021 के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट निदेशक का खिताब किसको मिला है? तो बेस्ट निदेशक का खिताब, ये तो जरूर आपने पढ़ा होगा, खिताब ये मिला है ओम रावत को। किसको? ओम रावत को। ठीक है, तानाजी मूवी के लिए इनको ये खिताब मिला था। अगला क्वेश्चन था, कौशल विकास केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? कौशल विकास केंद्र, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो या कुछ भी, अगर इस तरह का क्वेश्चन था, कौशल विकास केंद्र ही अगर था तो आपका आंसर गुरुग्राम हरियाणा होगा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। या अगर रिलेटेड इससे कुछ भी होगा, जैसे कौशल क्या बोलते हैं उसको, आपका जो कौशल विकास कार्यक्रम था, अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप जानते हो जो कौशल विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, और अगर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये पूछा गया होगा तो न्यू दिल्ली से हुआ था। लेकिन कौशल विकास केंद्र के बारे में अगर पूछा है तो ये आपका गुरुग्राम केंद्र, यहाँ पे नहीं, यही मुझे याद आ रहा था, कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, अगर उत्कृष्टता केंद्र अगर ये पूछा होगा तो आपका आंसर गुरुग्राम हरियाणा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रणेता। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, मार्टिन लूथर किंग ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन क्या? हैकिंग से एक प्रश्न था। अब हैकिंग से क्या प्रश्न था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन हैकिंग से रिलेटेड एक प्रश्न था। उसके बाद है सोकर आर्द्रभूमि। सोकर आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि बहुत ही चर्चे में, रामसर साइट पिछले 2 सालों से बहुत ही चर्चे में है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने। तो ऑब्वियस था ये क्वेश्चन आप सभी को तैयार रहना चाहिए, रामसर साइट से किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सोकर आर्द्रभूमि जो है यह है लद्दाख में।
ठीक है। और टोटल जो भारत में रामसर साइट्स हैं, ये भी एक रामसर साइट है, सोकर जो है ये भी एक रामसर साइट है। और भारत में अगर मैं टोटल रामसर साइट्स का बात करूं तो टोटल अभी 47 रामसर साइट्स हैं, और सोकर जो है इसको 42वां जो रामसर साइट है उसके रूप में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। और पहला अगर रामसर साइट का मैं बात करूंगा तो वो था आपका चिल्का झील, ठीक है, जिसको 1981 में रामसर साइट के तहत सम्मिलित किया गया था। अगला आपका शायद मैच द फॉलोइंग था, विली विली, हरिकेन और टाइफून। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। विली विली आप जानते हो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, चक्रवाती तूफान है ये। हरिकेन जो है ये वह यूएसए का है, और टाइफून जो है वह चाइना का है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूँ सेकेंड जो शिफ्ट हुआ इसका क्वेश्चन कंपैरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा इजी था, आप सभी अच्छे इसमें स्कोर कर सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। अगला था ग्लाइकोजन कैसा कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बार आपने पढ़ा है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये कैसा है, पॉलीसेकेराइड टाइप का ये है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की। दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक में। देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप बोल सकते हो अननोन क्वेश्चन नहीं है, आपने कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन जरूर पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन था हल्दीघाटी चिलहटी रेलवे। हल्दीघाटी चिलहटी रेलवे आप जानते हो किन दो देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ये जो है यह इंडिया प्लस बांग्लादेश, ठीक है, इन दो देशों के बीच में हल्दीघाटी चिलहटी रेलवे लिंक जो है वह खोला गया है। अगला क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए SO2 या NO2 जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो उत्तरदायी होगा। इजी क्वेश्चन था। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, तो सबसे व्यस्त नहर कील नहर है, ठीक है, कौन सा नहर है, कील नहर है जो सबसे व्यस्त नहर है। अगला क्वेश्चन था धन आवेशित कण, तो अल्फा बीटा गामा शायद आपके ऑप्शन में था, ठीक है, उसमें से कई बार आपने ये पढ़ रखा होगा। अल्फा जो है वो धन आवेशित है यानी पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, और गामा जो है वो न्यूट्रल है। अगला क्वेश्चन था तोताई हिंद या तूतिए हिंद, ठीक है, किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। इनका जन्म स्थल आपसे पूछा गया था, तो इनका जन्म स्थल है इनका जन्म स्थल यूपी है, ठीक है, यूपी में जो जगह है वो है पटियाली, ठीक है, पटियाली। अगर स्टेट होगा तो आपका आंसर यूपी होगा, और जगह अगर होगा तो पटियाली आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था लाख बख्श उपनाम। लाख बख्श उपनाम ये भी आसान सा क्वेश्चन था, किसका उपनाम है, ऐबक का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये उपनाम है लाख बख्श। अगला क्वेश्चन था दंड कारण क्षेत्र कहाँ स्थित है। दंड कारण क्षेत्र ये भी आपके सेट से क्वेश्चन है, हूबहू मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है कि छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है उसको वहाँ पे दंड कारण क्षेत्र विस्तृत रूप से पाया जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है रानी रामपाल का संबंध किस खेल से। ये भी आप आसान सा क्वेश्चन है, बहुत चर्चे में रही है रानी रामपाल, और ये किससे संबंधित है, हॉकी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसी दिन आपका जो खेल पुरस्कार है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में आप जानते हो वो भी इसी दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीमैक्स का संबंध, तो ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो जापान और इंडिया का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का शासक, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई, ठीक है, ताराबाई ये मराठा साम्राज्य की शासिका थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, जल सेना दिवस 4 दिसंबर और थल सेना दिवस 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन है उसैन बोल्ट किस देश का था, जमैका का, ठीक है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट कंपेरेटिवली बहुत इजी था फर्स्ट शिफ्ट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। अगला क्वेश्चन था ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का मेजबान भारत, ठीक है, ब्रिक्स से कोई भी सम्मेलन दे दे, बहुत सारे इसमें अलग अलग सम्मेलन हुए हैं लेकिन हर एक सम्मेलन का जो आपका होस्ट होगा वो भारत ही होगा। अगला क्वेश्चन था हायाबुसा 2 किस देश का है, तो हायाबुसा 2 ये जापान का है, ठीक है, हायाबुसा नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का है, जापान का है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में मंत्री परिषद में मंत्री का पद सीमित किया गया। ये अच्छा एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो मंत्री परिषद में जितने मंत्री अभी होते हैं
ये कब से चालू है? पहले कुछ भी नंबर हो सकता था, लेकिन अभी सीमित कर दिया गया है। तो 51वां संविधान संशोधन, 91st संविधान संशोधन जो था, उसमें ये किया गया था कि टोटल जो सदस्य हैं वो 15% से अधिक नहीं हो सकता है मंत्रिमंडल में, ठीक है। ये किया गया था 51वां संविधान संशोधन में। अब अगर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए कि ये कब हुआ था, तो ये 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है माइकोटॉक्सिन का संबंध। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। माइकोटॉक्सिन, माइकोलॉजी मैंने बताया याद रखने के लिए, फंगस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था किसी ऑफ रिवर टी प्रतिरोधक के कुंडली में, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर लग रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका होगा किसी अपरिवर्तित, ठीक है, प्रतिरोधक के कुंडली के सिरों के बीच अगर विभवांतर आधा हो तो विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन कि अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है किसी भी सर्किट में और उसके विभवांतर का बात किया गया है, अगर विभवांतर उसका आधा कर दिया गया तो इसमें उसकी शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया, यानी पावर। तो पावर, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में यही फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप जानते हो पावर इक्वल टू V²/R होता है। अब क्या वहाँ पे क्वेश्चन था कि पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी सर्किट में जहाँ पे रेजिस्टेंस, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस का रिश्ता हो, वहाँ पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को आधा करोगे तो पावर जो है वह कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था किचन औजारों को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये विनीगर का, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एसेटिक एसिड। आपका सही आंसर जो होगा एसेटिक एसिड होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में था एसेटिक एसिड या विनीगर, जो होगा वही होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन था भारत और इजराइल मिलकर कार्मेल नामक एक हथियार का निर्माण कर रहे हैं, ये क्या है? कार्मेल क्या है? ये है असॉल्ट राइफल। क्या है? असॉल्ट राइफल है कार्मेल, ठीक है। क्या है? असॉल्ट राइफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? G20 शिखर सम्मेलन ये इटली में आयोजित किया गया था। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। अच्छा हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। इसमें इसके मेम्ब्रेन से शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह के मेम्ब्रेन्स इसमें पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल लेयर, ठीक है, 2 लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम में अगर मैं बात करूंगा तो लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल लेयर होता है। और राइबोसोम में भी 2 लेयर होता है। अब इससे क्या क्वेश्चन था ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन लेयर से रिलेटेड शायद यहाँ पे क्वेश्चन था, तो देख लेना क्या है, क्या आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पीट मिट्टी से संबंधित प्रश्न। अब पीट मिट्टी से क्या संबंधित प्रश्न था, कहाँ पे पाया जाता है या कहाँ नहीं पाया जाता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल पाया, ठीक है। लेकिन जो पीट मिट्टियाँ हैं वह आपका उत्तरी बिहार, ठीक है। अगर बिहार का मैं बात करूँगा, अगर बिहार था आपका ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में, तो उत्तरी बिहार होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट और ओडिशा का कुछ पार्ट, ठीक है, और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे पीट मिट्टी पाई जाती है। अब आपके ऑप्शन में क्या था, वहाँ से आप इसको मैच कर लेना, कहाँ पे होता है या कहाँ पे नहीं होता है, इस तरह की चीज़ें अगर होंगे तो आप वो मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन था भारत द्वारा CMS-01 सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन? ये एक अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। GSAT-12 का, ठीक है, GSAT-12 का ये प्रतिस्थापन है, यानी GSAT-12 जो छोड़ा गया था 2011 में, उसी को रिप्लेस करने के लिए CMS-01 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब यहाँ पे भी आपके ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप जानते हो साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, किसी भी भाषा को ये मिल सकता है। तो राजस्थानी भाषा में जो लास्ट बार मिला था वो 2020 में मिला था, ठीक है, भनवर सिंह को। क्या नाम था उनका? उनका नाम था भनवर सिंह, ठीक है। इनको 2020 में आखिरी बार राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हो सकता है आपके ऑप्शन में यही होगा। अगला क्वेश्चन था लेटराइट मिट्टी से संबंधित एक प्रश्न। अब लेटराइट मिट्टी से क्या संबंधित प्रश्न था, कहाँ पाया जाता है या किस क्षेत्र में पाया जाता है, इस तरह का कोई होगा ये प्रश्न, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे ये नहीं मिल पाया। अगला क्वेश्चन है संदर्भ समूह से संबंधित प्रश्न। अब ये भी आपके सोशियोलॉजी से ये क्वेश्चन है।
अब इतना सारा क्वेश्चन क्यों इस समूह से डाला गया मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो बहुत सारे ये एब्रप्ट क्वेश्चन है, शायद बहुतों ने इसको नहीं कर पाया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये कोई पढ़ के गया ही नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस को। तो इससे भी रिलेटेड एक सवाल था। अगला क्वेश्चन था आय के चक्रीय प्रवाह से संबंधित प्रश्न। आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है, अब क्या इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा इसका एक तत्व है या कौन सा एक इसका पिलर नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से होंगे। तो इसका जो मेन अब बोल सकते हो क्षेत्र है वो 4 क्षेत्र है आय का चक्रीय प्रभाव का, ठीक है। एक है आपका परिवार, अब क्या आपके ऑप्शन में था यहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। परिवार तथा व्यवसायिक फर्म, इसको मैं सिर्फ फर्म लिखता हूँ, ठीक है, परिवार तथा व्यवसायिक फर्म। दूसरा जो इसका क्षेत्र है वो है सरकार, ठीक है। तीसरा जो है वह है शेष विश्व, ठीक है, शेष विश्व। और चौथा जो इसका क्षेत्र है वह है पूंजी बाजार, ठीक है, पूंजी बाजार। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता था यहाँ पे कि आय के चक्रीय प्रवाह से संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो देख लेना वो क्या था आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था लोचदार मांग में कीमत की वृद्धि होने पर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लोचदार मांग में अगर कीमत की वृद्धि हो रही है तो वस्तुओं के मांग पर क्या असर होगा। कीमत में वृद्धि हो रहा है तो मांग पे क्या असर होगा। तो लोचदार आप जानते हो, ये जितने भी लोचदार से प्रश्न आते हैं ये अलग अलग तरह का लोच है, 5 तरह के लोच हैं टोटल। उसमें लोचदार जो है इसमें क्या होता है कि जिस हिसाब से कीमत में वृद्धि होगा उसी हिसाब से मांग में कमी आएगी। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो मान लो 20% से अगर कीमत वृद्धि हो रही है कीमत में, तो 20% से उसके मांग में कमी हो जाएगी। फिर से एक बार ध्यान से सुनो कि अगर 20% से कीमत में वृद्धि हो रही है तो 20% से मांग में कमी आ जाएगी। तो यहाँ आपका देख लेना लोचदार मांग में कीमत में वृद्धि होने पर यही आपका क्वेश्चन होगा कि मांग में क्या परिवर्तन आएगा, तो मांग में कमी आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था जब वहित मल को हम किसी तालाब में गिराते हैं तो क्या होता है। अब ये भी एक आसान सा क्वेश्चन रहा होगा कि जितना भी आपका गंदगी आप तालाब में गिराओगे तो उसका क्या असर हो सकता है। आपके ऑप्शन में हो सकता है ऑक्सीजन की लेवल कमी हो जाएगी या जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको जीने में तकलीफ होगा, इस तरह के आपके ऑप्शंस होंगे। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, आप इसको भी आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस का गठन, साइमन कमीशन। शायद इसका जो मिलान करना था वो टाइम था इसका, कब इसका गठन हुआ या जो भी इसका समय है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप सभी जानते हो कब हुआ है, 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कांग्रेस का गठन 1885 और साइमन कमीशन 1927 होगा या 28 होगा। अगर भारत आगमन तो 28, गठन तो 27, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शंस में होगा वहां से हो सकता है इसको अरेंज करने के लिए पूछा गया होगा या मैच करने के लिए पूछा हो गया होगा, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल पाया ये क्या था क्वेश्चन। तो जो भी आपका होगा आप यहाँ से मैच करके उसको देख सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन मुझे पता चल पाया था। लगभग 84 क्वेश्चन के आसपास हैं, लगभग ये सारे हो गए होंगे, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से रहे होंगे और रेस्ट जो कुछ छूटा है अगर आप सभी को पता है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कंपेरेटिवली मैं बोल सकता हूँ सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में ईजी रहा, ठीक है। और इसमें आप सभी ऑब्वियस है स्कोरिंग ज़्यादा करोगे, इसीलिए शायद फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होता नहीं है। अब देखो इस बार क्या होता है, देखा जाएगा फिर जैसा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अपने नॉर्मल क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।